सोचिए, श्रीनगर के बाहर का एक पुलिस स्टेशन, एक आम सी शुक्रवार की रात। लेकिन ये जो शांति है ना, वो एक ऐसे जबरदस्त धमाके से टूटने वाली थी जो हमारी सुरक्षा से जुड़े कई बहुत परेशान करने वाले सवाल खड़े कर देगा। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं और समझते हैं कि नौगाम पुलिस स्टेशन में उस रात असल में हुआ क्या था। उस रात नौगाम पुलिस स्टेशन में माहौल बिल्कुल वैसा ही था जैसा हर रोज होता है। सब कुछ एकदम सामान्य, अधिकारी अपने अपने काम में लगे थे। एक और रूटीन शाम बस ढग ही रही थी, पर किसी को भी इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि बस कुछ ही पलों में ये जो खामोशी है वो एक भयानक शोर में बदलने वाली है। और फिर अचानक एक जबरदस्त धमाका होता है, एक ऐसी गूंज जिसने सिर्फ उस पुलिस स्टेशन को नहीं बल्कि पूरे के पूरे इलाके को दहला कर रख दिया। वो शांत रात अब हमेशा के लिए बदल चुकी थी। तो अब सवाल यही उठता है कि आखिर 14 नवंबर 2025 की उस रात को हुआ क्या था। चलिए एक एक करके इस घटना की परतें खोलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, पहली नजर में तो ये किसी को भी एक आतंकी हमले जैसा ही लग सकता था, लेकिन सच्चाई कुछ और ही निकली। हुआ ये कि धमाके के वक्त पुलिस, फोरेंसिक एक्सपर्ट्स और रेवेन्यू अधिकारियों की एक पूरी टीम स्टेशन के अंदर ही मौजूद थी। और वो लोग कर क्या रहे थे? वो एक ऑपरेशन में जब्त किए गए बेहद खतरनाक विस्फोटकों की जांच कर रहे थे। इसका मतलब साफ है, ये कोई बाहरी हमला नहीं था, खतरा तो अंदर ही मौजूद था। जब भी ऐसा कोई धमाका होता है ना, तो उसके पीछे सिर्फ मलबा और टूटी हुई इमारतें नहीं होती, बल्कि इंसानी जिंदगियों की एक बहुत दर्दनाक कहानी होती है। तो आप देखते हैं कि इस तबाही का इंसानों पर, उनकी जिंदगियों पर असर कितना गहरा था। इस एक धमाके ने कुल 9 लोगों की जान ले ली। सोचिए, 9 जाने, 9 परिवार, 9 कहानियां जो उस एक पल में हमेशा के लिए खत्म हो गई। और सिर्फ इतना ही नहीं, जान गंवाने वालों के अलावा 32 लोग घायल हुए और इनमें से भी कई की हालत तो बेहद गंभीर थी। ये जो आंकड़े हैं ना, ये इस धमाके की भयावहता को बिल्कुल साफ साफ दिखाते हैं। और ये भी जानना जरूरी है कि जान गंवाने वालों में सिर्फ पुलिसकर्मी ही नहीं थे, उनमें फोरेंसिक साइंस के एक्सपर्ट्स थे, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अधिकारी थे और दूसरे स्टाफ के लोग भी शामिल थे। मतलब ये सिर्फ 9 जाने नहीं थी, ये वो कीमती एक्सपर्टाइज थी, वो विशेषज्ञता थी जिसे दोबारा हासिल करना बहुत मुश्किल होता है। अंदाजा लगाइए, ये धमाका इतना जबरदस्त था कि स्टेशन का मलबा और दुख की बात है, इंसानी अवशेष 200 मीटर के दायरे तक बिखर गए थे। इतना ही नहीं, आसपास के घर और गाड़ियां भी इस तबाही की चपेट में आ गई। इसी से अंदाजा लगता है कि धमाके की ताकत आखिर कितनी ज्यादा रही होगी। अब यहाँ से ना ये पूरी कहानी एक बहुत ही अहम मोड़ लेती है। जैसा मैंने पहले कहा, शुरू में तो हर किसी को यही लगा कि ये एक आतंकी हमला है, लेकिन बहुत जल्द जांच की दिशा ये किसने किया से हटकर ये आखिर हुआ कैसे पर आ गई। तो देखिए, यहाँ 2 बिल्कुल अलग अलग थ्योरी सामने आती हैं। एक तरफ तो है वो पहली धारणा कि ये एक प्लान किया हुआ टेररिस्ट अटैक था, और दूसरी तरफ है ऑफिशियल जांच का नतीजा जो कहता है कि ये हैंडलिंग के दौरान हुआ एक बहुत ही दुखद, एक एक्सीडेंटल ब्लास्ट था। और जब अधिकारी इसे आकस्मिक या एक्सीडेंटल कह रहे थे, तो उनका मतलब साफ था। उनका कहना था कि ये धमाका किसी बाहरी साजिश का नतीजा नहीं था, बल्कि ये विस्फोटकों को संभालने की जो प्रक्रिया होती है उसमें हुई एक बहुत बड़ी, एक घातक चूक का नतीजा था। तो ठीक है, अगर ये एक हादसा था तो सवाल तो और भी ज्यादा गंभीर हो जाते हैं, है ना? जैसे कि आखिर इतने ज्यादा खतरनाक विस्फोटक एक पुलिस स्टेशन के अंदर कर क्या रहे थे, और सबसे बड़ा सवाल, ये आए कहां से थे। चलिए अब जरा इस जानलेवा जखीरे के पूरे सफर को समझते हैं। तो पता चला कि ये जो विस्फोटक थे, ये हरियाणा के फरीदाबाद में पकड़े गए एक टेरर मॉड्यूल से बरामद हुए थे। और ये मॉड्यूल जैश ए मोहम्मद और अंसार गजवत उल हिंद जैसे खतरनाक संगठनों से जुड़ा था। और जानते हैं, एक दिलचस्प बात यह है कि इसे व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल कहा जा रहा था। इसका सीधा सा मतलब है कि इसमें पढ़े लिखे लोग शामिल हो सकते हैं, जो इस पूरे मामले को और भी ज्यादा खतरनाक बना देता है। और अगर आप इस पूरे घटनाक्रम को देखें तो ये एक के बाद एक हुई चूकों की कहानी लगती है। स्टेप 1, भारी मात्रा में विस्फोटक जब्त किए गए। स्टेप 2, और शायद सबसे बड़ी गलती, उन विस्फोटकों को एक घनी आबादी वाले इलाके के पुलिस स्टेशन में ले जाया गया। और फिर स्टेप 3,